जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 9 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा छात्रों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए किसके साथ में समझौता किया गया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है व्हाट्सएप कंपनी के साथ में। और हम बात करते हैं व्हाट्सएप कंपनी की, या फिर बात करें इंस्टाग्राम की, या फिर बात करें फेसबुक की, तो इन सभी कंपनियों के मालिक हैं मार्क जकरबर्ग। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 सप्ताह डेंगू पर वार नाम का जो अभियान है ये शुरू किया गया है दिल्ली राज्य की सरकार के द्वारा। तो डेंगू नाम की जो बीमारी होती है, मुख्य रूप से इसके जो मच्छर होते हैं वह आपके साफ पानी में इकट्ठा होते हैं। तो इसीलिए घर के आसपास साफ पानी इकट्ठा ना होने पाए, इसीलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। वंसदा राष्ट्रीय पार्क, तो वंसदा राष्ट्रीय पार्क की हम बात करें, या फिर गिर राष्ट्रीय पार्क की बात करें, या फिर कच्छ राष्ट्रीय पार्क की बात करें, या फिर एक और है ब्लैक बक, तो ये सारे राष्ट्रीय पार्क आपको मिल जाएंगे गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। तो वंसदा, ब्लैक बक, गिर राष्ट्रीय पार्क और एक आपका है कच्छ राष्ट्रीय पार्क। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो ये टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 3 टाइगर रिजर्व हैं। इंद्रावती, इसके अलावा है उदंती सीता नदी और एक है अचन कमार टाइगर रिजर्व। एक चौथा टाइगर रिजर्व भी है जो कि अभी प्रस्तावित है, लेकिन इसे अभी ऑफिशियली टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है। बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर, और ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल ऐप के ऊपर क्विज दिया था और टॉप परफॉर्मर रहे थे। ऋतुराज मेहता, अमन, रविंद्र निषाद, संतोष सिंह, शिवम वर्मा, महेश बिलास पाटिल, संजय यादव, रामजी लाल और श्याम प्रताप निषाद। तो इन लोगों के द्वारा प्रश्नों के लगभग सही उत्तर दिए गए। बाकी कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो डेली करंट अफेयर में भी 10 से ज़्यादा प्रश्नों को नहीं सही कर पाते हैं, यानी कि आपकी स्थिति कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खराब है और आपको यहाँ पर रिवीजन करने की आवश्यकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। इस वीडियो की जो PDF है वह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी PDF को आप kvguruji.in के ऊपर से अपने अनुसार जनरेट कर सकते हैं, या फिर PDF आपको केवी गुरुजी नाम के टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, 1 सितंबर से लगभग मैंने 30 से ज़्यादा यूट्यूब के चैनल को एनालिसिस किया, यानी कि जो लोग डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और इस दौरान मुझे ये पता चला कि ज़्यादातर लोग 10 से 12 प्रश्न ही कराते हैं और उनके वही 10-12 प्रश्न जो होते हैं वह सभी प्रकार के एग्जाम को कवर करते हैं, और यहाँ तक कि लगभग 100% प्रश्न उन्हीं के वीडियो से होते हैं। तो इसीलिए अब मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि जो आपका ये डेली करंट अफेयर का वीडियो है इसमें मैं भी 10 से 12 प्रश्नों को ही रखूं, जिससे न केवल वीडियो बहुत लंबा हो बल्कि आपको भी यहाँ पर कम प्रश्नों को ही पढ़ना पड़े। तो चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 8 सितंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, तो व्यक्तियों में, समुदायों में, या फिर जो अन्य लोग होते हैं उनमें साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, या फिर जो हमारा साक्षर समाज है उसके निर्माण के प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका 8 सितंबर को। इस बार की थीम है लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन दी कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो यूनेस्को के द्वारा अपने 14वें सामान्य सभा के दौरान 1966 में इसकी घोषणा की गई थी और 1967 में पहली बार इसको मनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यूनेस्को की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको पेरिस में मिल जाएगा। आद्रे एजोले इसकी महानिदेशक हैं और हमारे देश में यूनेस्को के कुल स्थलों की संख्या है 38।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जुलाई 2017 से जून 2018 के सर्वे के आधार पर जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है केरल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दरअसल ये जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया। कब से लेकर के? जुलाई 2017 से लेकर के जुलाई 2018 तक। और इस सर्वे के दौरान इन्होंने किसी राज्य में कितने व्यक्ति साक्षर हैं, इसके बारे में डेटा को इकट्ठा किया। तो अब जाकर के ये डेटा प्रकाशित हुआ है और इसमें ये पता चला कि केरल में साक्षरता सबसे अधिक है, 96.2% है केरल में। दूसरे स्थान पर रहा है यहाँ पर दिल्ली, जहाँ पर 88.7% है। तीसरे स्थान पर रहा है उत्तराखंड, जहाँ पर 87.6% साक्षरता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं सबसे निचले पायदान पर रहे राज्य की, तो वो आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 66.4% के साथ में सबसे निचले स्थान पे रहा है। इस रिपोर्ट में भारत की कुल साक्षरता के बारे में भी बताया गया, जो कि है 77.7%। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर साक्षरता है 73.5%, शहरी क्षेत्रों में साक्षरता है 87.7%। और वहीं पर अगर हम लोग महिलाओं और पुरुषों में साक्षरता की बात करते हैं तो वह भी सर्वाधिक देखने को मिला है केरल में। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर आपको राजस्थान राज्य के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की जो साक्षरता दर है, इनमें काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिलता है। तो राजस्थान में जो आपके पुरुष साक्षरता की दर है यह 80.8% है, और महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो यह 57.6% है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा अभी हमारे पहले तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े भी जारी किए गए थे, जो कि आपका रहा था -23.9%। ये भी आपको ध्यान रखना है। केरल राज्य की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। पिनरई विजयन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, वह इस समय यहाँ के सीएम हैं। और अभी केरल राज्य के द्वारा पहला इनका जो समुद्री एम्बुलेंस है प्रतीक्षा, उसको भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर विनिर्माण नीति की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की गई है तमिलनाडु राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में सीएम है इडापड्डी के पलानीस्वामी जी। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति की घोषणा की गई है। तो इनका ये टारगेट है कि 2025 तक हम लोग अपने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को 100 अरब डॉलर तक पहुंचा देंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी लक्ष्य रखा है कि हमारे देश से जो भी यहाँ पर निर्यात किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक का, उसमें तमिलनाडु का योगदान होगा 25%। तो इन उद्देश्यों से इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा टारगेट ये भी रखा गया है कि इससे राज्य में 2024 तक 1 लाख से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति है इसको और ज़्यादा बूस्ट मिल सके। तो सीएम इडापड्डी के पलानीस्वामी के द्वारा अभी तमिलनाडु राज्य में 15 शिक्षकों को डॉक्टर राधाकृष्णन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यह एक एडिशनल जानकारी है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अभी एक 7 सदस्यीय समिति बनाई है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, और यह राज्य मछली के उत्पादन में हमारे देश में पहले स्थान पे है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ की राजधानी आपको मिल जाएगी चेन्नई में। और चेन्नई से ही पोर्ट ब्लेयर के लिए एक जो ऑप्टिकल फाइबर केबल की योजना थी उसको पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी? तो ये भारत सरकार ने शुरू किया था 2018-19 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल हमारे यहाँ पर ये योजना पहले से चल रही थी जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। तो 2018-19 का जब बजट प्रस्तुत किया उस समय के हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने, तो उसी दौरान ऑपरेशन फ्लड के तहत ही ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी। तो ऑपरेशन ग्रीन था क्या? इस योजना के अंतर्गत जो हमारे मुख्य सब्जियां हैं जैसे कि
टमाटर, आलू और प्याज। तो इनकी जो स्थिरता है यानी कि जो इनकी सप्लाई होती है उसको स्थिर बनाए रखने का उद्देश्य था, और जो किसानों के द्वारा यहाँ पर टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन किया जाता है उसका उन्हें सही दाम मिल सके, इसी के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी। तो अब यह न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन को यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विस्तारित कर दिया गया है, यानी कि जम्मू और कश्मीर राज्य के जो किसान हैं अब उनको भी ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले जब ये शुरू किया गया था तो उस समय टमाटर, प्याज और आलू की सप्लाई के लिए ही था, यानी कि इन 3 फसलों के ऊपर ही फोकस किया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको फलों और सब्जियों के सभी प्रकार के लिए 6 माह तक के लिए विस्तारित कर दिया है पायलट बेसिस पर, यानी कि इसका परीक्षण किया जाएगा कि यह जो योजना है वह अन्य फलों और सब्जियों पर कितनी बेहतर ढंग से अप्लाई की जा सकती है। अगला प्रश्न है, आर मसाकुई को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, यानी कि ये किस देश में भारत के नए हाई कमिश्नर बन गए हैं? तो यह देश है जमैका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये आपको तो पता ही होगा कि जो हमारे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के देश हैं वहाँ पर जो भी राजदूत होते हैं उनको कहा जाता है हाई कमिश्नर, और बाकी जो हमारे देश हैं उनमें जो भी हम लोग राजदूत नियुक्त करते हैं उनको हम कहते हैं अम्बेसडर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आर मसाकुई की, तो ये वर्तमान में हमारे जिम्बाब्वे गणराज्य जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है वहाँ पे राजदूत हैं, और अब ये चले जाएंगे जमैका। जमैका की बात करते हैं तो यह कैरेबियन द्वीप समूह का एक देश है, राजधानी इसकी किंगस्टन में है, मुद्रा है यहाँ के डॉलर और पीएम यहाँ के एंड्रयू होलनेस। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा छोटा सा द्वीपीय देश जमैका। और उसैन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा, क्रिस गेल का नाम आपने सुना होगा, ये बिलोंग करते हैं जमैका देश से ही। अगला प्रश्न है, नोविचोक जो कि हाल ही में समाचारों में रहा है क्या है? तो नोविचोक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक प्रकार का पॉइजन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है, रूस के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन के अपोजिट पार्टी के हैं, इनका नाम है अलेक्सी नावल्नी। तो हुआ क्या, ये जा रहे थे मॉस्को, यानी कि रूस की राजधानी मॉस्को में जा रहे थे प्लेन में, और प्लेन में ही इन्होंने कॉफ़ी पिया, और वो जो कॉफ़ी थी उसमें किसी ने इनको नोविचोक नाम का ये जो जहर है वह इसमें मिला दिया था। तो नोविचोक की बात करते हैं तो यह हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है, और इसके द्वारा जो हमारे न्यूरॉन होते हैं दिमाग में उन न्यूरॉन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और जो हमारी सूचनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्रेषित की जाती हैं वह सूचनाएं अब यहाँ पर लॉक हो जाती हैं। तो इसीलिए वह व्यक्ति चला जाता है कोमा में। तो जब इनको जहर दिया गया, बाद में इनको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और फिर जर्मनी ने यहाँ पर दखल अंदाजी की, और जर्मनी के द्वारा अलेक्सी नावल्नी को अपने यहाँ पर ले जाया गया, यानी कि अब इनका जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इलाज चल रहा है। तो इसीलिए एक बार फिर से जर्मनी और रूस के जो संबंध हैं वे खराब हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस जहर का नाम और नेता का नाम भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और अभी रूस के साथ में भारत ने इंद्र नाम का जो नौसैनिक अभ्यास है वह भी अंडमान समूह में किया है। इसके अलावा रूस के द्वारा काउकाज 2020 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत ने शामिल होने से मना कर दिया है। हमारे रक्षा मंत्री अभी 3 दिवसीय दौरे पर गए थे, कहाँ पर? रूस के, जहाँ पर उन्होंने ब्रिक्स देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है, और रूस के द्वारा ही आर्कटिक एम अभियान की भी घोषणा की गई है। किस राज्य की सरकार द्वारा कोविड-19 विजय रथ को रवाना किया गया? तो ये जो कोविड-19 विजय रथ है इसको रवाना किया है गुजरात राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गुजरात के इस समय सीएम है विजय रूपानी जी, और इन्हीं के द्वारा कोविड-19 विजय रथ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया गया। तो ये रथ काम क्या करेगा? तो जो भी कोविड-19 से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं गुजरात राज्य में उन सभी तक यह रथ जाएगा, और वहाँ पर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करेगा। कोविड-19 की बात आई है तो आपको ये भी ध्यान रखना है,
अब हमारा देश सबसे ज़्यादा संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में पहुंच गया है दूसरे स्थान पे। और हमने पीछे किसको छोड़ा है? तो हमने यहाँ पर रूस को पीछे छोड़ दिया है। बात करते हैं गुजरात की। तो 3-4 चीज़ें आपको गुजरात से और ध्यान रखनी है, जैसे कि INS विराट नाम का जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको गुजरात में ही विघटित कर दिया जाएगा। अभी निर्यात तैयारी सूचकांक को जारी किया गया, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें गुजरात रहा था पहले स्थान पे। गुजरात का एक शहर है सूरत, और जो इस बार की स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आई है उसमें पहले स्थान पे इंदौर रहा था, दूसरे स्थान पे रहा था सूरत। इसके अलावा स्कॉच गुड गवर्नेंस अवार्ड भी दिया गया और ये पुरस्कार भी मिला था गुजरात को, यानी कि इस सूचकांक में भी गुजरात रहा था पहले स्थान पे। और टेजर गन का प्रयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है गुजरात राज्य की पुलिस। तो ये सारी चीज़ें आपको गुजरात से ध्यान रखनी है। राजधानी यहाँ की गांधीनगर में है, CM विजय रूपानी है ही, और आचार्य देवव्रत यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्बिया व किस देश के बीच 1 वर्ष के लिए शांति समझौता करवा दिया? तो ये देश है आपका कोसोवो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मामला क्या हुआ है, आइए पहले उसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है सर्बिया, और इसी के नीचे आपको छोटा सा मिलेगा कोसोवो। तो पहले ये जो पूरा रीजन था वह आपका आता था यूगोस्लाविया में। तो बाद में यहाँ पर था ऑटोमन एम्पायर, ये पूरा जो रीजन था ऑटोमन एम्पायर का था। तो ऑटोमन एम्पायर के द्वारा इस रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया गया। बात करते हैं सबसे पहले इस रीजन की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ज़्यादा रहती थी ईसाई कम्युनिटी, और जो ये कोसोवो वाला एरिया है यहाँ पर जब ऑटोमन एम्पायर ने अपना कब्जा स्थापित कर दिया तो उसके बाद में यहाँ की जो पूरी डेमोग्राफी है वह बदल गई, यानी कि अब यह एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गया था। तो काफ़ी समय तक इन दोनों के बीच में विवाद चलता रहा, और फाइनली 2008 में जाकर के कोसोवो ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ पर सर्बिया के द्वारा कोसोवो को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, इसीलिए दोनों देशों के बीच में काफ़ी लंबे समय से तनाव बना हुआ था। तो अब यहाँ पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कोसोवो के PM अब्दुल्लाह होती और सर्बिया के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक, इन दोनों को बुलाया अपने व्हाइट हाउस में, यानी कि अमेरिका में, और वहीं पर इन दोनों के बीच में एक शांति समझौता करवा दिया है 1 वर्षों के लिए। तो इस दौरान इन दोनों नेताओं को ये हिदायत दी गई है अमेरिका के द्वारा कि आप पहली बात तो चीन से किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आप दोनों को दोनों देशों के बीच में जो भी टेंशन है उसको भुला करके पूरी तरीके से आर्थिक प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और अब इन दोनों देशों के बीच में 1 वर्ष के लिए शांति समझौता हुआ है। बात करते हैं कोसोवो की। तो इसकी राजधानी है प्रिस्टीना में, PM है अब्दुल्लाह होती, और सर्बिया की राजधानी आपको मिल जाएगी बेलग्रेड में। और बात करते हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अफगानिस्तान और तालिबान के बीच भी इसी प्रकार का एक पीस एग्रीमेंट करवाया है, और इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में भी अब्राहम एकॉर्ड करवाया है। तो इन कारणों से भी न्यूज़ में रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, यानी कि USA में 3 नवंबर को, और इसी के मद्देनज़र ये सारी रणनीतियाँ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपनाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य में रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए 82 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 600 करोड़ रुपए के ऋण के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है हिमाचल प्रदेश राज्य से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो विश्व बैंक के अंतर्गत एक बॉडी आपको मिलेगी जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये जो विश्व बैंक की बॉडी है इसके द्वारा किसी भी प्रकार के पुनर्निर्माण या फिर विकास कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। तो अब इन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य को 82 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है 15 वर्षों के लिए, और इस ऋण का उपयोग हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपनी राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने में किया जाएगा। विश्व बैंक की बात करते हैं तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में, और वाशिंगटन DC में ही आपको
IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी मुख्यालय देखने को मिलेगा। इसके अलावा नासा का मुख्यालय भी है वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है विश्व बैंक के डेविड मैल्पस। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने अपनी तरह का पहला आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, हरियाणा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हरियाणा के वर्तमान में CM हैं मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यहाँ पर आपका मित्र नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया गया। इसके अलावा जो भी राज्य के सरकारी और स्वावित्त पोषित संस्थान हैं, उन संस्थानों में अकादमिक सत्र 2020-21 में छात्रों के स्नातक से नीचे के कोर्सों में प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। यानी कि कोविड-19 के कारण हमारे स्कूल चल नहीं रहे हैं और इस दौरान छात्रों को एडमिशन लेने में या फिर एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। तो यह जो चैटबॉट है वह उन सभी छात्रों की मदद करेगा एडमिशन से संबंधित सवालों के संदर्भ में। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर अपनी सारी जानकारी भर के छात्र अपने घर से ही किसी भी स्नातक कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं, चाहे वह एक सरकारी कॉलेज हो या फिर कोई स्वावित्त संस्थान हो। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म की। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के साथ में मिलकर के इसका संचालन किया जाएगा, यानी कि इन्होंने ही इसे डेवलप किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहला कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? कैनाबिस क्या होता है? तो ये आपका होता है गांजा। तो ये जो कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है ये आपका शुरू किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कनाडा के सहयोग से जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा CSIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जहां पर कैनेबिस का उपयोग मेडिसिन के निर्माण में किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने की? तो हमारे वर्तमान में केंद्रीय उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास मंत्री PMO लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तरी भारत का जो पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क है यानी कि बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क है, उसकी भी स्थापना की जाएगी जम्मू कश्मीर के कठुआ में। तो ये भी घोषणा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा की गई है। और कल मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा स्पैरो सिस्टम को यहाँ पर जो भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया गया है। जम्मू में दिल्ली के बाहर पहली बार इसी वर्ष पेंशन अदालत का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का ही एक केसर जिसको इस वर्ष GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, जॉनी बक्सी जिनका हाल ही में निधन हुआ प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे, इसके अलावा ये निर्देशक भी थे, यानी कि ये एक प्रोड्यूसर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी थे। तो डाकू और पुलिस, खुदाई, इन फिल्मों में इन्होंने बतौर निर्देशक काम किया था। इसके अलावा मंजिलें और भी हैं, रावण, फिर तेरी कहानी, इनके ये निर्माता भी रहे हैं, यानी कि इन फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया है। एक नाम आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है जो कि है जिरी मेंजल का। ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता निर्देशक रहे थे और इनका भी अभी निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत, इजराइल व अन्य किस देश के बीच आयोजित सम्मेलन में 5G तकनीक पर सहयोग पर सहमति बन गई है? तो अभी भारत, इजराइल और अमेरिका के बीच में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जहां पर इन देशों ने आपस में ये सहमति जताई है कि हम एक दूसरे का 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इस त्रिपक्षीय सम्मेलन की, यानी कि अमेरिका, भारत और इजराइल के बीच में ये जो सम्मेलन हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा 3 शहरों के बारे में, जैसे कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली हो गया, हमारे यहाँ का बेंगलुरु है और इजराइल का तेल अवीव है। तो ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी शहर हैं और इन्हीं के बीच में, यानी कि यहाँ के जो भी टेक से संबंधित लोग हैं उनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 2017 में
पहली बार इस त्रिपक्षीय सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। तो यहीं पर इन तीनों देशों ने 5G के लिए सहमति जताई है। अमेरिका की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी में है, मुद्रा यहाँ की है डॉलर और राष्ट्रपति यहाँ के हैं डोनाल्ड ट्रंप। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इजराइल की, तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी जेरूसलम में। लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे देश में पूछा जाता है तो हम बताएंगे तेल अवीव। जेरूसलम को मान्यता देता है अमेरिका, यानी कि अमेरिका ये मानता है कि जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि तेल अवीव इजराइल की राजधानी है। पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की मुद्रा है शेकेल। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अभी सितंबर माह में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया और इसी के अवसर पर इन्होंने जो भी हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है, जिनकी आय काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड जिसका नाम है सिग्नेचर विथ वीजा कार्ड, इसे लॉन्च किया है। अब इस कार्ड में सुविधा क्या मिलेगी? तो कार्ड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है वहाँ पर 5 लाख तक का लेन देन कर सकता है। इसके अलावा इस कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की एटीएम से भी निकासी की जा सकती है। और यहाँ पर इस कार्ड धारक को ये भी फायदा मिलेगा कि अगर उसके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो उस फ्रॉड के ऊपर उसे बीमा राशि प्राप्त होगी। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं अतानु कुमार दास और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अब आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्रफल को 3053 हेक्टेयर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया? दुनिया की सबसे बड़ी एजुटेक कंपनी है बायजू। तो बायजू में किस कंपनी ने $500 मिलियन का निवेश किया है? ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पज इन परपेट्यूटी इस पुस्तक के लेखक कौन है? लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? और काले चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें किस प्रकार के प्रश्न जीएस और करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो हम लोग कम से कम 5-6 से प्रश्न पत्रों का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको करंट अफेयर और जीएस की तैयारी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।